नमस्कार। तेज एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था और वादा ये किया था कि बिहार करंट अफेयर्स रेगुलर मंथ बाय मंथ आपको कवर कराया जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोगों ने सितंबर से स्टार्ट किया था, आपको पता होगा, और अभी तक हम लोग मई तक कवर कर चुके हैं, 2024 तक कवर कर चुके हैं, सितंबर 2023 से। 17वीं बीपीएससी के ये जो सेशन आपका चल रहा है, ये 17वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा बिहार में जो टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में होने वाले बिहार एसएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि बिहार में बड़ी मात्रा में आने वाले समय में बड़ी मात्रा में कांस्टेबल और दरोगा की भी बिहार में बहाली यानी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर्स का रेगुलर सेशन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि जून 2023 में 24 में ऐसी कौन-कौन सी घटनाएं हुई है जो बिहार के में होने वाले आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा था पिछले बार मई वाले अंक में, मैंने कहा था, वीडियो में मैंने कहा था आपको कि आगे रामसर साइट को पूरा पूरा डिटेल में कराया जाएगा। तो देख लीजिए, बिहार का जून 2024 का पहला ही न्यूज़ है कि बिहार में रामसर साइट्स में 2 जोड़ दिए गए, 2 और रामसर साइट्स। आपको पता होगा कि कांवड़ जो है वो पहले से ही शामिल था और 39वां था, और उसके बाद 2 और जोड़ा गया और इस तरह से बिहार में टोटल 3 रामसर साइट्स हो गए। तो बिहार में 2 पक्षी अभयारण्य यानी कि 2 बर्ड सैंक्चुरी, जो कि दोनों के दोनों कहाँ पे है? तो दोनों के दोनों जो है वो बिहार के जमुई जिले में है। तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से के आसपास के क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो 2 पक्षी अभयारण्य यानी 2 बर्ड सेंचुरी को क्या किया गया है? तो इसे रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो जमुई जिले में कौन-कौन से 2 है? एक है नागी और एक है नकटी। और ये नागी नकटी जो है, ये दोनों आर्टिफिशियल लेक है। आपको पता होगा यहाँ की छोटी-छोटी नदियों में ये डैम बनाई गई है और ये डैम बना करके इस क्षेत्र में, जमुई क्षेत्र में, यहाँ पे पानी स्टोर किया गया है, देख रहे हैं आप। और इसी नागी नकटी जो है, ये है नागी और ये है नकटी डैम है। और उसके आसपास जब ये पानी स्टोर किया गया तो ये इस क्षेत्र में क्या हुआ कि एक आर्टिफिशियल लेक बन गया। और जैसे ही आर्टिफिशियल लेक बन गया तो ये धीरे-धीरे यहाँ पे बड़ी मात्रा में आसपास से बर्ड्स वगैरह सब आने शुरू हो गए और बड़ी मात्रा में इसमें विदेशों से भी प्रवासी पक्षी आना शुरू हो गए। और इसे ये दोनों के दोनों जो है बिहार के आर्द्र भूमि है और आर्टिफिशियल लेक है। और इसी को अब जाकर के क्या किया गया है, नागी और नकटी को रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना लिया गया है। यानी ये दोनों ही बिहार में 2 और रामसर साइट के लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर वर्तमान में देखेंगे तो भारत में 82 टोटल रामसर साइट्स बन चुके हैं और बिहार में टोटल 3 ऐसे वेटलैंड्स एरिया है जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कुल 82 हो गया है और बिहार में टोटल कितने हो गए? बिहार में टोटल 3 हो गए। नागी नकटी का बात कर ले तो दोनों ही नागी बांध के आसपास बनाई गई है। नागी और नकटी जो डैम है उसी के आसपास के एरिया में ये डेवलप हुई है, आर्टिफिशियल लेक के आसपास के एरिया में। दोनों ही अभयारण्य जो है, दोनों ही बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे सर्दियों के समय बहुत सारे माइग्रेंट यानी कि प्रवासी पक्षियों का ये स्थल रहा है। याद रखेंगे जमुई जिला में है। और यहाँ पे जब गणना की गई थी, अगर एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, यानी एशियन वाटर बर्ड सेंसस जब 2023 की हुई थी, तो इसमें दौरान पता चला था कि नकटी अभयारण्य में अगर हम लोग देखें तो नकटी बर्ड सेंचुरी में 7,844 बर्ड्स थे। जबकि नकटी बर्ड सेंचुरी में नागी बर्ड सेंचुरी में, सॉरी, 6,938 बर्ड्स थे। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये संपन्न है बर्ड्स के मामला में। और न सिर्फ देसी बल्कि प्रवासी पक्षी भी यहाँ पे आते हैं। और इस तरह से नागी नकटी, जो कि जमुई जिला में हमारी बर्ड सेंचुरी है बिहार की, इसे डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जाकर के देखिए कि जून 2024 में बिहार में कौन से और ऐसे न्यूज है जो चर्चा में रहे। तो आपको कहते हैं कि इतिहास को कई बार क्या होता है कि मिटाने की कोशिश कई सारे क्रूर आक्रांताओं के द्वारा की गई, भारत के सभ्यता को नष्ट करने की, भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को मिटाने की। उसी क्रम में एक क्रूर व्यक्ति, अ, अ, आपको पता होगा, बख्तियार खिलजी था, जो एक सेना लेकर के आता है और बिहार और बंगाल के क्षेत्र में संस्कृतियों को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करता है।
लेकिन कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले लोग आज के डेट में देख लीजिए पूरी तरह से स्वयं बर्बाद हो चुके हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, वो लोग मध्य एशिया में आपस में खून खराबा कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति फिर से पूरी दुनिया में प्रज्वलित हो रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब पूरी दुनिया में भारत अपनी संस्कृति को क्या कर रहा है का प्रसार कर रहा है और भारत पूरी दुनिया में फिर से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो जो नष्ट किया जा चुका नालंदा विश्वविद्यालय है उसी के खंडहर के बगल में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, उसी के बगल में नालंदा विश्वविद्यालय का, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से एक नया कैंपस बनाया गया है ताकि फिर से दुनिया को रास्ता दिखा सके भारत। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बना है और ये बना है बिहार के नालंदा जिले में और उसी नालंदा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है, कैंपस के ही अंदर ये एक नया कैंपस बनाया गया है। देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। जून 2024 में उद्घाटन शुरू किया गया नए कैंपस का। हालांकि इसका जो सेशन है 11 साल पहले ही इसकी आधी निर्मित जो भवन है उसमें इसका सेशन, एकेडमिक सेशन शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस वैभवशाली यूनिवर्सिटी का अगर आप देखेंगे इंटीरियर तो इस प्रकार से कुछ इसका एंट्री है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं इसका यूनिवर्सिटी का, ये बिल्डिंग है प्राचीन, थीम वहीं से लिया गया जो प्राचीन हमारे नालंदा विश्वविद्यालय है उसी से मिलता जुलता कलर वगैरह सबका थीम वगैरह सब लिया गया है। तो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे इनका बिल्डिंग आपको दिख रहा है। तो ये 1600 साल पुराने जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसी के खंडहर के बगल में बनाई गई है। अगर इसका थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो 2006 की बात है। 2006 के दौरान राजगीर यानी नालंदा जिले में स्थित जो राजगीर है जो कि मौर्यों की राजधानी भी रही है, वहां आए थे हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जब वो बिहार के भ्रमण में थे तो उन्होंने जब राजगीर का दौरा किया था तो उन्होंने जब इस खंडहर को देखा था तो उन्होंने ये सुझाव दिया था। 2006 में जब ये राजगीर आए थे तो उन्होंने राज्य सरकार को यानी नीतीश कुमार जी को सुझाव दिया था कि इतना ऐतिहासिक बिहार रहा है, आप इसको डेवलप कीजिए और फिर से भले ही नष्ट कर दिया हो आक्रांताओं ने, इस यूनिवर्सिटी को दोबारा रीडेवलप कीजिए। और इसको लेकर के बिहार सरकार ने भी इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद जाकर के जब उनको सलाह दी गई कि इस यूनिवर्सिटी को फिर से जिंदा किया जाए तो बिहार सरकार ने इस पर रुचि दिखाई। देखिए ये क्रोनोलॉजी कैसे आगे बढ़ा। उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने संयुक्त अधिवेशन बुलाई थी। बिहार के विधानमंडल की जब संयुक्त अधिवेशन हुई थी यानी विधानसभा और विधान परिषद की एक जॉइंट सेशन हुई थी, तो उसी जॉइंट सेशन में इन्होंने, माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी कि दोबारा से इसे क्या किया जाएगा, इसे रिवाइव किया जाएगा यानी पुनर्जीवित किया जाएगा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को। इसको लेकर के एक 2007 में विश्वविद्यालय के गठन को लेकर के फिर 2007 में क्या हुआ तो एक सलाहकार समूह बनाई गई थी और उसके बाद जाकर के इस सलाहकार समूह यानी कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या स्टडी होगी, क्या क्या पढ़ाई जाएगी, कैसा होगा यूनिवर्सिटी, कब तक तैयार होगा, बाकी सभी चीज़ों को लेकर के भारत के अर्थशास्त्री रहे हैं आपको पता होगा और नोबेल प्राइज विजेता रहे, नोबेल पुरस्कार विजेता जो है, नोबेल की स्मृति में दिए जाने वाले अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं अमर्त्य सेन जी, बंगाल के, हालांकि पश्चिम बंगाल के, और अमेरिका में आपको पता है प्रोफेसर है। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था उस समूह का जिस समूह को आगे जो नालंदा विश्वविद्यालय नया बनना है उसको लेकर के सलाह देना था। ठीक है, उसके बाद जाकर के अमर्त्य सेन के ही विश्वविद्यालय का कुलपति इनको बनाया गया था यानी इनको वाइस चांसलर बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ही बनाया गया। उसके बाद जाकर के फिर भारत सरकार ने पहल करते हुए 2010 में एक विशेष अधिनियम पारित किया जिसको नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम कहा जाता है और इसी के तहत नालंदा विश्वविद्यालय के गठन का कार्य, बनाने का कार्य शुरू किया गया। इसका बिल्डिंग पुराना थीम भी होना चाहिए, नई चीजें भी उसमें, मॉडर्न चीजें भी होनी चाहिए। इस सभी को ध्यान में रखने के लिए क्या किया गया था तो इन सभी को ध्यान में रखने के लिए पद्म विभूषण जो विजेता है स्वर्गीय बीडी दोषी, उस समय जिंदा थे, तो बीडी दोषी से डिजाइन करवाया गया था। ये भी याद रखेंगे, बी जोशी। ठीक है, बी जोशी जो कि आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है थे और इनको उस समय इनकी सेवाएं अवेलेबल थी, ये जिंदा थे, तो इनसे ये पूरा का पूरा जो भवन है, बिल्डिंग्स है, वो डिजाइन करवाया गया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, देख लीजिए कि ये ऐसा बिल्डिंग है जो नेट जीरो कार्बन वाला कैंपस है यानी एक ऐसा कैंपस जिस कैंपस से
एक्स्ट्रा कार्बन का कोई इमिशन नहीं होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कौन, बीवी दोषी जो थे, ये इसके वास्तुकार थे। फिर उसके बाद जाकर के 2014 से इसमें सेशन में, जब ये पूरी बिल्डिंग बनी भी नहीं थी, अगर हम लोग इसके यूनिवर्सिटी की बात कर ले, टीचिंग की बात कर ले, तो एकेडमिक सेशन जो है वो 2014 को शुरू हो गई थी। 1 सितंबर 2014 से यहाँ पे, चूंकि उस समय बन ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बावजूद उसका लेट हो रही थी, तो यहाँ पे सेशन शुरू कर दिया गया था। और उस समय यहाँ पे शुरू किया गया था 2 डिपार्टमेंट, देख लीजिए कौन कौन सा है। तो एक डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित विभाग, और दूसरा जो विभाग है वो स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी, यानी ऐतिहासिक अध्ययन विभाग। तो 2 विभाग अपना काम शुरू कर दिया था निर्माणाधीन भवन में 2014 के ही एकेडमिक सेशन में। और 1 सितंबर से यहाँ पे इस दोनों डिपार्टमेंट में पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। और ये जो पढ़ाई है वो 11 शिक्षक उसी समय अपॉइंट कर दिए गए थे 2014 में। और ये क्लासेस जो है वो शुरू हो गई थी, जिसमें टोटल 15 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी और उसके बाद स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये दो दो डिपार्टमेंट में। अब जाकर के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 विभाग, अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के। 7 स्कूल डिपार्टमेंट, यानी 7 विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं अलग अलग विषयों के। और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट जैसी डिग्रियां भी यहाँ पे छात्रों के लिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई और डॉक्टरेट के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए कितना सुंदर सा यूनिवर्सिटी है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब वर्तमान में ये 7 विभाग कौन कौन सा है। तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर यानी भाषा एवं साहित्य, इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और पीस स्टडी यानी शांति अध्ययन एवं बुद्धिस्ट स्टडीज, क्योंकि बौद्ध धर्म के माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित किया जा सकता है। फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, ठीक है, दर्शन शास्त्र और धर्मों का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, जो धार्मिक विवाद दुनिया में हो रहा है उससे बचने के लिए। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो कि पहले शुरू हुआ था, और हिस्टोरिकल स्टडी, तो ये दोनों पहले से डिपार्टमेंट थे और ये वर्तमान में 5 और जुड़ गए। इस तरह से 7 अलग अलग विभाग शुरू हो गया। देखिए कितना सुंदर सा कैंपस है, देख रहे हैं इसको, बाबू को, ठीक है, यहाँ पे गिटार बजा रहे हैं आराम से और बाकी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो ठीक वही वाली फीलिंग आएगी जो दिल्ली वगैरह सब की यूनिवर्सिटी की आती है, मुंबई की यूनिवर्सिटी की आती है, या फिल्मों में जो कॉलेजेस को देखते हैं आप, तो वही वाली फीलिंग आ रहे हैं, देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं बेचारे गिटार बजा करके जो यहीं के स्टूडेंट है। ये कैंपस का ही फोटो है। ये फोटो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने ये फोटो ले लिया था। ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय में टोटल अगर आप देखेंगे तो 17 देशों के, आज एक जमाना में नालंदा विश्वविद्यालय में चाइना, कोरिया, जापान और तिब्बत के लोग आते थे, और आज देख लीजिए कि 17 देशों के छात्र पढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि इतिहास को कोई कितना भी कोशिश कर ले समाप्त करने की, नहीं किया जा सकता है। तो आज 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में ही एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बन रही है। कितने गौरवशाली बात है। अब थोड़ा सा उस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं हम लोग, जो बिहार का गौरव रहा है और उसी को फिर से पुनर्जीवित किया गया। तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण गुप्त शासक के द्वारा 427 ईस्वी में, यानी 427 एडी में कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त कौन थे? तो गुप्ता एम्पायर के शासक थे, जाने माने शासक थे। ये गुप्त एज के अंतिम अवस्था की बात है। उन लोगों के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य वगैरह कहा जाता है, उन सबके बाद के ये राजा हुए थे। ठीक है, तो 427 एडी में कुमार गुप्त के द्वारा, ये कुमार गुप्त का ओरिजिनल फोटो, चूंकि उस समय कुछ तो था नहीं फोटोग्राफर वगैरह सब या कैमरा, तो ये उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के में कुमार गुप्त को दिखाया गया है। उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप लोग देख सके इसको। ठीक है, तो ये उनके द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का है। जैसा कि आपको पता है कि गुप्ता एज इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत सारी रही, शिक्षा, साहित्य, संगीत, मंदिर निर्माण, गुफा निर्माण, इन सभी में ये क्या कहते हैं उसको, व्यापार, इन सभी में इतना ज्यादा प्रगति हुआ कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। हालांकि स्वर्ण के सिक्के भी सबसे ज्यादा गुप्त काल में जारी किए गए थे, लेकिन जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए कहा जाता है। तो कुमार गुप्त के द्वारा जो आज का बिहार का जो नालंदा जिला है वहां पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है।
थी। 800 से अधिक वर्ष तक ये रहा था, आप लोगों को पता होगा, और ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र हुआ करता था पूरे विश्व का, और इसमें बहुत सारी अन्य शिक्षाएँ भी दी जाती थी। और करीब इसमें कहा जाता है कि 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे और 1500 से अधिक शिक्षक यहाँ पे नियुक्त किए गए थे, जो कैंपस में रह कर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। आस-पास के गाँवों से रेवेन्यू आता था, राजाओं के द्वारा समय समय इनको आर्थिक सहायता भी दी जाती यूनिवर्सिटी से, और देश-विदेश से आते थे। और इस यूनिवर्सिटी का इतना वैभव था कि कहा जाता है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। यानी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको उसके गेट पे आपके उसके जो द्वारपाल होंगे, यानी जो वॉचमैन होगा, वो इतने विद्वान होते थे कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते थे। यानी जो वॉचमैन होता था वो भी पढ़े लिखे होते थे, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम लेते थे वो, ठीक है। तो इतना वैभवशाली, अब पूरी दुनिया जब उस समय शिकार कर रही थी जंगलों में, ठीक है, झिंगा लाला कर रहे थे, यूरोप के लोग जंगलों में शिकार करके खा रहे थे, लटका करके मांस वगैरह सबको जला करके, जैसे करके कच्चे, ठीक है। उस समय भारत इतना सभ्य हो चुका था कि भारत में यूनिवर्सिटी थी जिसमें प्रोफेसर्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, हॉस्टल्स होते थे, और यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी होते थे। तो कितनी बड़ी बात है भारत के लिए, और वो कहाँ पे, बिहार की उस धरती पे, जो आज भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। तो ये बहुत शर्म की बात है बिहार के लिए। अब अगर देखें तो इस प्राचीन यूनिवर्सिटी में चाइना, कोरिया, जापान, भूटान आदि देशों से लोग आते थे, और देखिए सिर्फ बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट रिलीजियन की ही पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ पे मेडिसिन की भी पढ़ाई होती थी, यहाँ पे तर्कशास्त्र यानी कि यहाँ पे फिलोसफी की भी पढ़ाई होती थी, यहाँ पे मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई होती थी, और उसके अलावा बुद्धिस्ट जो डिफरेंट टाइप के जो थियरीज होते थे, बौद्ध धर्म के सिद्धांत होते थे, उन सब के बारे में भी यहाँ पे पढ़ाई होती थी। प्राचीन जो आपको पता होगा ह्वेनसांग, जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, उनको चाइना का यात्री था ह्वेनसांग, जो कि 630 से लेकर के 643 ईस्वी तक भारत की यात्रा पे रहा था, और वो नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई भी की थी, और बाद में कुछ समय के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में उसे प्रोफेसर भी अपॉइंट किया गया था, यानी कुछ समय तक उसने एज ए स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई की थी, ठीक है। और उसके बाद जाकर के देखिए 637 से लेकर के 642 का ये दौर था। बाद में लौटते समय बहुत सारे, मोक्षदेव के नाम से ये प्रसिद्ध थे, और ह्वेनसांग की अगर हम लोग बात करें तो इस विद्यालय में बाद में ये प्रोफेसर भी बने थे। और बाद में जब ये चीन लौटे थे, तो चाइना लौटने के दौरान ह्वेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय से 657 जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध स्क्रिप्चर्स को, यानी धर्म ग्रंथों को लेकर के गए थे, और वो धर्म ग्रंथ आज भी चीन में अवेलेबल है, जिससे हमें इन इतिहास की कड़ियों में, क्योंकि आपको पता है कि बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, और उसके पुस्तकालय के जितने भी उसके लाइब्रेरी के बुक्स थे सबको जला दिया गया था, जिसके कारण बहुत कम इतिहास मिलता है। कुछ बुक्स बच गए थे जो तिब्बत में से लाए गए, दोबारा तिब्बत लेकर के कुछ लोग चले गए थे, जो तिब्बत से दोबारा लाए गए राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, आपको पता होगा। और कुछ जो टेक्स्ट है, कई सारे बुक्स है जो आज भी चाइना में अवेलेबल है, जिससे हमें बिहार के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ह्वेनसांग लेकर के ये गए थे। ह्वेनसांग आए थे जमीन के रास्ते से, लेकिन बंगाल की खाड़ी होते हुए, नाव से, कलकत्ता से होते हुए वो वापस चाइना लौटे थे। जब वो वापस लौटे थे ह्वेनसांग, तो उन्होंने कुछ जो है, जितना उनके पास समय बचा जीवन में, उन्होंने कई सारे, चूंकि इंडिया में आकर के उन्होंने पाली भाषा भी पढ़ी थी, तो बहुत सारे जो पाली ग्रंथ थे, आपको पता होगा कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे या स्क्रिप्चर्स होते थे वो पाली में लिखे जाते थे, तो बहुत सारे पाली भाषा के ग्रंथों को, चूंकि उन्होंने पाली भाषा सीखा था, उसको उन्होंने चाइनीज में ट्रांसलेट किया जाकर के चाइना में, जो आज भी वहाँ पे अवेलेबल है। 1193 में फाइनली, ये भारत का वो दौर था जब भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसके बाद 1193 की बात करें तो मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ था, आपको पता होगा। और मोहम्मद गोरी के अटैक के ही दौरान की अगर बात करें, भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू हो चुके थे। हालांकि शुरू तो अरब के द्वारा 750 ईस्वी के आसपास ही कर दिया गया था सिंध में, लेकिन भारत के जो वर्तमान बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, वहां पे अटैक तब शुरू हुआ जब मोहम्मद गोरी का भारत में आगमन होता है। और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो उसी के दौरान बख्तियार खिलजी नाम का एक स्थानीय सेनापति था, स्थानीय शासक का स्थानीय सेनापति था, अवध के क्षेत्र का एक स्थानीय जो सूबेदार था, उसी का एक छोटा सा ही वो था, क्या कहते हैं, सेनापति था, जो कुछ छोटी सी सेना लेकर के जाता है, और ये बिहार और बंगाल पे अटैक करता है, और बिहार और बंगाल में बंगाल के सेन शासकों को समाप्त करता है, और बिहार के नालंदा और उसके बाद जाकर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालयों को घूम घूम करके इसने नष्ट किया। इसे ये लगा था कि
अगर वो भारत के इतिहास को नष्ट कर देगा, तो फिर वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आज बख्तियार खिलजी या उनके वंशज नष्ट हो चुके हैं और या जहाँ है भी वो आपस में लड़ रहे हैं उसी तरह से स्थिति में, जबकि भारत अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से जिंदा करके नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ 3 से 4 देशों की पढ़ाई ये छात्र आते थे, अब तो कई सारे देशों के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग 3 महीने तक जलता रहा, यानी इतनी किताबें थी इस विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में कि 3 महीने तक इसमें आग लगी रह गई थी। ये सब सोच करके आप सोचिए कि ऐसे आक्रमणकारी जो लोग होते थे, ठीक है, ये सब दफन है जमीन के अंदर, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा काम करके जाते तो अच्छे रूप में लोग याद करते। अब देखिए, यूनेस्को ने, अगर देखेंगे तो यूनेस्को ने 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को पुरातात्विक अवशेष जो नालंदा विश्वविद्यालय का है, जो खंडहर है, उसको क्या किया, तो वैश्विक धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे डिक्लेयर किया गया था 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के द्वारा। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए खुशखबरी और है, और खुशखबरी ये है कि बहुत जल्दी जो है वो अंडर प्रोसेस में है, रवि कुमार झा JH एजुकेशन नाम से, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप आप लोगों के लिए बनाई गई है, जो बहुत जल्द प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें जितने भी मेरे द्वारा जो जो विषय यूपीएससी और आईएएस और यूपीपीसीएस में पढ़ाए जाते हैं, उन सभी विषयों के कोर्सेस आपके लिए, पेड कोर्स और फ्री कोर्सेज दोनों अवेलेबल होंगे। जो पेड कोर्स भी होगा उसमें मिनिमम फी रखी जाएगी, ताकि जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के या आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बहुत जल्दी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से एंड्रॉयड ऐप का, ताकि आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके आप, और बहुत उपयोगी वाले कोर्सेज सब लाए जाएंगे जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा फी है, ठीक है, एकदम कम मिनिमम फी पे लाया जाएगा। तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को। और आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जा करके आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं रेगुलर रूप से वहाँ पे मैं आप लोगों से पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, प्रिंटेबल पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अभी, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप उसको बार बार पढ़ सके। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को, मिलते हैं जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को लेकर के। थैंक यू सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय भारत।